इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में जुड़ रहे हैं प्रशांत सोलोमन, एमडी चिंतल्स इंडिया लिमिटेड और है ट्रेजरर्स क्रेडाई एनसीआर के। साथ ही हमारे साथ हैं अमित ओबरॉय, नेशनल डायरेक्टर कॉलियर्स इंटरनेशनल इंडिया के। और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं अशोक झाजर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। सबसे पहले प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का ये कदम ये सबको चौंका दिया है, क्या रियल एस्टेट भी यही मान रहा है? देखिए, सब चौक तो गए हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो मूव है ये पॉजिटिव मूव है। इसके अंदर जो प्राइमरी मार्केट के अंदर आप जैसे प्राइसेस की बात आप देखते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा असर पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उनको उनके जो कस्टमर्स हैं, हम लोग ज़्यादातर जैसे होम लोन्स लेते हैं, तो उसमें जो लोग लोन्स ले रहे हैं उनमें ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसका असर ज़्यादा पड़ेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे और सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा सा पड़ सकता है। अमित, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि सेकेंडरी मार्केट, हम ये मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा विक्टिम वही होगा, और कई लोगों का तो कहना है कि शायद अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो ट्रांजैक्शन जो सेकेंडरी मार्केट पे होते हैं उसी पर होगा। क्यों और क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। प्राइमरी मार्केट में इसलिए कम पड़ेगा क्योंकि आप टीयर 1 में जितने बड़े डेवलपर को देख लें, उन्होंने कैश में डीलिंग करना बंद कर दिया है। ये टीयर 2, 3 इस मार्केट्स में थोड़ा बहुत प्रिवेलेंट है, लेकिन ज़्यादातर टीयर 1 मार्केट में प्राइमरी सेल्स जो होती है वो लोन के बेसिस पे होती है या डायरेक्ट चेक बेसिस पे होती है। तो ये जो भी जितना एक असर पड़ेगा वो सेकेंडरी मार्केट में पड़ेगा, और ये काफ़ी खासा असर पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में कोई आप समझ लीजिए अधिकतर जो डील होती हैं उसमें ब्लैक का एक कंपोनेंट होता ही है, तो उस मार्केट में ये खासा असर जरूर पड़ेगा। और अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब ट्रांजैक्शंस पर अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें और ओवरऑल कुछ असर पड़ सकता है? क्या बायर्स अभी थोड़ा रुक सकते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में और गिरावट हो सकती है, ऐसा कुछ है? ओवरऑल सेंटिमेंट्स और वातावरण जिस ढंग से है, तो अगले 30 दिन के लिए और 1 महीने के लिए ज़रूर लोग ठहरेंगे। फिर भी अमूमन देखा गया था कि मेट्रो सिटीज़ में और अभी 2 टायर सिटीज़ में भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग और बजट हाउसिंग थी उसमें ब्लैक का नामो निशान नहीं था। तो इसलिए उस मार्केट में विशेष रूप से मेरी तरफ से मैं उसको कोई रुकावट या ठहराव नहीं देख रहा हूँ। जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो अल्ट्रा लग्जरियस प्रोडक्ट लाइन में आएगा, जहाँ पे अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन मांग रहा था वो चीज़ें काफ़ी देर तक रुक जाएगी, और वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आएगी वापस। उसको भी अच्छी गवर्नेंस के साथ चलने वाले लोगों के तरीके से ही काम करने पे वो माल बिक सकता है। और फुल वाइट में काम अमूमन रूप से अभी मानसिकता भी लोगों की काफ़ी बन चुकी है, लेने वालों की भी एज वेल एज बेचने वालों की भी। तो थोड़े ठहराव की बात में कह सकते हैं कि अगले 5 से 6 महीने में कहीं थोड़ा सा झुकाव आएगा, बट 6 महीने के बाद में प्रॉपर्टी मार्केट फिर से बाउंस बैक और फिर से एक अच्छी चाल चल सकता है। जी बिल्कुल। और अगर हम छोटे डेवलपर्स की बात करें तो क्या अब उनका समय खत्म हो चुका है? क्योंकि छोटे डेवलपर्स पे लगता है कि सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जितने भी अनऑर्गेनाइज डेवलपर्स थे, जहाँ पे उनकी बुक कीपिंग का मेथड और गवर्नेंस सही नहीं थी, उसको एक बड़ा विराम मिलेगा और वो इस मार्केट से एग्जिट भी कर लेंगे। तो इतने सालों तक जो लोगों ने ढंग से सारी गवर्नेंस के साथ और गुड प्रैक्टिसेस के साथ काम किया है, जो इशारा भी है आज अपने माननीय और सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जी का कि गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है एज वेल एज गुड प्रैक्टिसेस, और उस दिशा में करने वाले बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोगों के लिए कहीं पे भी कोई चिंता का विषय नहीं है, और छोटे लोग जरूर इस मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। जी प्रशांत, मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कह रहे हैं कि छोटे निवेशक के कौन हैं? आप जब प्राइमरी मार्केट में जब बड़े बिल्डर जब मकान बेचते हैं, तो क्या आपके पास सिर्फ एंड यूजर आते हैं या कोई और भी आते हैं जो स्पेकुलेशन के लिए आते हैं? कौन है ये जो पैसा लगाते हैं? अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, एंड यूजर्स भी आते हैं हमारे। डिपेंड करता है किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर, किस
मार्केट कंडीशन के हिसाब से। शुरू में जब प्रोजेक्ट्स बिकते हैं तो देखा है कि ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने वाले हैं तो एंड यूज़र्स का ज़्यादा होता है उस पर इंटरेस्ट। लेकिन जब मैं अभी जो आपने पूछा है अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, इसमें जो ये हम बात कर रहे हैं डेवलपर्स की, एक्चुअली क्या है कि कुछ अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स हैं जो जैसे ट्रांसपेरेंसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो क्वालिटी नॉर्म्स और कस्टमर नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते हैं, हम उनको मानते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब जैसे जो क्रेडाई के मेंबर हैं, हमारे कोड के अंदर कस्टमर्स के लिए बहुत सुविधाएं हैं और हम इनकरेज करते हैं ट्रांसपेरेंसी। हम अपने सारे जो मेंबर्स हैं सबसे यही बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ चीज़ें हमारे जैसे वेबसाइट्स में हम छापते हैं कि ये इस टाइप के हमारे एग्रीमेंट्स होंगे या इस टाइप का ये होगा, तो इससे क्या है इंडस्ट्री का एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसको एक रेगुलेटेड तरीके से आगे बढ़ सकता है। और इसके अंदर जो छोटे बड़े की बात नहीं है, इसमें जो ऑनेस्ट डेवलपर्स हैं ये लोग ही आगे बढ़ेंगे, जो तरीके से जो काम करता था, तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता रहा है। अमित, चलिए इन्वेस्टर ये वो सब अलग हुए, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कुछ इंडिविजुअल्स फंस गए हैं यहाँ आज की डेट में? इंडिविजुअल भी फंसे होंगे, ज़रूर फंसे होंगे। ओवरऑल अगर आप मार्केट देखें, क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट हटा दिए गए हैं, एक तरह से आप ये समझिए ब्लैक जो मनी है वो एक तरह से मार्केट से सफाया हो गया है। अब अगले 3 महीने 6 महीने में ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होने वाली। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो फिर मकान नहीं बिकेंगे। तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट 6 महीने 7 महीने 8 महीने ये रहेगा बिल्कुल ओवरऑल इम्पैक्ट। कुछ छोटे भी फंसे हैं जिन्होंने बेचा है सेकेंडरी मार्केट में, खास तौर से अगर 50 की 100 की बिकी है तो उन्होंने 50 या 60 में लिया है, तो बाकी जो अनअकाउंटेड मनी है वो तो ज़रूर फंसे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे एक पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ बिल्कुल, बोला कि जैसे ये जो मूव है इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा ज़्यादा आएगा, लोग बैंक्स में ज़्यादा पैसा डालेंगे। जब जैसे ये शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है थोड़े प्राइसेस में कमी आ जाए, लेकिन उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो जो अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा ज़्यादा आने से एक और फ़ायदा ये है कि बैंक्स के पास और पैसा होगा लोन करने के लिए, तो हो सकता है होम लोन्स बढ़ जाए और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और कुछ महीने के बाद इसके अंदर सेल्स भी मेरे को लगता है और होंगी। और वही जैसे आपने बताया कि थोड़ा दबाव होगा मार्केट पे अगले 6-7 महीनों में, तो क्या एंड यूजर वेट करें कि अभी थोड़े और प्राइसेस कम हो जाएंगे कि फिर हम जाके लें, कि अभी प्राइसेस इतने ही रहेंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता इसमें इतना प्राइस में फर्क पड़ेगा। इसके अंदर यह है कि जब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी सिस्टम में, अभी ये एकदम से ये न्यूज़ कल ही आया है, अभी लोगों को कुछ पूरा समझ नहीं आ रहा है कैसे डीलिंग होगी। जब थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, बैंक्स में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोन्स भी बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो उनको भी पैसा देना है लोगों को, तो वो लोन्स लोग लेंगे, तो इससे फिर मार्केट बढ़ेगा अल्टीमेटली कुछ महीने के में। और अशोक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे थे, शुरुआत में ये बात की थी कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, वो कैसे है? और मेट्रो सिटीज़ में इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्या? मेट्रो सिटीज़ ऑलरेडी सर्विस सेक्टर की तरफ से ज़्यादा और प्लास्टिक मनी की तरफ से इंक्लाइंड हुआ है। टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में ऑलवेज फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा एक रहता था कि भाई जो भी डीएलसी रेट है, रेडी रेकनर की रेट है, उतने का ही ग्राहक की तरफ से ज़्यादा इच्छा आती थी, और वो इस मूव के बाद में एकदम ही ठप हो जाएगा। और जो सरकार की तरफ से पिछले 2 सालों में जो मुहिम चालू है, उससे काफ़ी मानसिकता इवन व्यापारी वर्गों की भी, छोटे छोटे व्यापारी वर्गों की और लोगों की बनी है कि अब काले धन से ज़्यादा काम नहीं चलाया जा सकता है। काले धन को संपूर्ण रूप से बंद होना बहुत ही ज़रूरी है। और 2 टायर सिटीज़ में भी इसका रुख अभी अपने को देखने को मिलेगा, जहाँ पे टैक्स पेइंग अमाउंट्स वहाँ से ज़्यादा आएगी। एंड ये बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट है। और जैसे सभी ने कहा कि
बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा कैश जमा होगा अगले 50 दिनों के अंदर, तो उसके कारण लेंडिंग मार्केट्स बहुत इजीली अवेलेबल होगा। शायद लेंडिंग मार्केट्स में कंपटीशन भी रहेगा बिटवीन दी बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसीज और प्राइवेट इक्विटी फंड्स में। सबको अपने आप में कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और कंपटीशन के कारण लेंडिंग रेट्स कम आएगी, जिसके कारण डेवलपर्स को प्रोजेक्ट लेने में काफ़ी आसानी होगी आने वाले समय में। अशोक, आपसे थोड़ा बम्बई के मार्केट का भी हम आइडिया लेना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली का तो हम यहाँ देखते रहते हैं। यहाँ पर कई बार होता है 60-40 का रेशो होके चलता था, जो कि बुक्स में तो आता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही रहती थी। ज्यादा सेकेंडरी मार्केट की ही बात है, ये सच्चाई है। लेकिन बॉम्बे में किस तरह का, क्योंकि सब हमेशा कहते हैं बॉम्बे इज अ मोर फेयर मार्केट, तो क्या बॉम्बे में ऐसा है या नहीं है? बॉम्बे एक मुंबई में अगर देखें तो उसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट के मायने में माना जाता है। ऑलमोस्ट एक तरीके से देखें तो मोर देन 50 किलोमीटर का रेडियस। तो जो मूल मुंबई नगरी है, जहां पर ग्रेटर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती है, वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइजेस 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की है, जहाँ पे इस टाइप का समीकरण हुआ करता भी था काफ़ी हद तक, जो दिनों दिन काफ़ी घटा भी है। बट उसको छोड़ के बाकी के जितने नई मुंबई का एरिया है, पनवेल का एरिया है और करजत, खपोली, जहाँ पे नई डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे किसी भी तरीके का ब्लैक मनी का समावेश नहीं था, क्योंकि 2,500 रुपये से लेके 4,000 रुपया 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में जो भी घर बिकते थे वो सभी सर्विस सेक्टर को ही बिकते थे और सर्विस सेक्टर वाले लोग ही इस क्षेत्रों में रहते थे। तो मुंबई मार्केट में अगर देखें तो जो एक ठहराव आएगा वो ग्रेटर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ज़रूर आएगा, बट थाने, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल, इस एरिया में मुझे कोई इस तरह का रुझाव नहीं दिखता है। और अमित, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रेरा आ गया है, अब ये कदम सरकार का और कुछ रहता है रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि अब रियल एस्टेट भी रेगुलेटेड हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सबके लिए? सबसे पहले तो सरकार ने रेरा, बेनामी बिल और अब ये ब्लैक मनी पे जो सर्जिकल वॉरफेयर कहते हैं, ये तीनों आने से मेरे हिसाब से जो मैं टर्म यूज़ करता हूँ वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट। यानी कि क्या है, जो छोटे हैं, जो गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, वो चले जाएंगे। और साथ में एक और चीज़ हो रही है मार्केट में, आप देखें, जो बड़ा नेम है, जिस डेवलपर ने डिलीवर किया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका आज सामान बिक रहा है मार्केट में, बाकियों के यूनिट्स नहीं बिक रहे। तो जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, आज जब जाते हैं बड़े डेवलपर को, अच्छे डेवलपर को, तो वो एक कम लेंडिंग रेट पे उसको लोन देते हैं, ताकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो गिर जाती है। तो ये चलने वाला है और मेन और बॉयज़ का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो इस मार्केट में बिल्कुल होने वाला है। जैसे चाणक्य ने अभी पूछा था कि रेरा के अलावा और कोई रास्ता भी है, तो उसमें जैसे अभी अमित जी ने बोला था कि इसमें फंडिंग की भी प्रोविजंस, अब जैसे रेरा के अंदर जब पूरी इंडस्ट्री रेगुलाइज हो रही है, जब गवर्नमेंट के पास सारे प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स हैं, डेवलपर्स के डिटेल्स हैं, रिस्क कम हो गया है एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से और कंज्यूमर्स की तरफ से। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए भी कुछ सोचा जाए। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ चीज़ें जैसे ECBs हैं वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे नहीं अलाउड हैं इस समय। तो मैं तो ये भी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ फंडिंग के तरफ भी देखिए और थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एक और स्टेप हुआ है जिसे हम मॉपिंग अप कहते हैं, एक तरह की मॉपिंग अप है, और इस मॉपिंग अप में न सिर्फ काला धन मॉप अप हो जाए, बल्कि एक तरह से पूरा का पूरा चमक करके सामने रियल एस्टेट का मार्केट दोबारा आए, जहां पर जिसमें अच्छी मंशा है वही इसको आगे ले जाए। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।